चले देखिए, हम लोग बायोट सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टिक कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम, ये आज का आपका टॉपिक है। देखिए, एम्पियर ने परिपथ को लेकर के एक नियम दिया है, और वो नियम है क्या? ठीक है, किसी भी बंद परिपथ में धारा बह रही है तो उस धारा के कारण बंद परिपथ के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र के विषय में एम्पियर ने अपने इस परिपथीय नियम में कहा है। ठीक है, कोई भी परिपथ है, अगर उसमें धारा बह रही है तो समझ लीजिए वो परिपथ क्या है? बंद परिपथ है। क्योंकि जब परिपथ बंद परिपथ होता है तभी धारा का प्रवाह होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि यह एक तार है और इसको हमने यहाँ पर बैटरी या सेल से क्या किया? जोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें धारा का प्रवाह चालू हो जाएगा और यह परिपथ क्या कहलाएगा? बंद परिपथ। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कहीं तार को आप ब्रेक कर दो तो अब ये परिपथ क्या हो गया? खुला परिपथ, यानी अब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो जब भी समझ लीजिए बंद परिपथ की बात हो तो समझ लीजिए उसमें धारा बह रही होगी। ठीक, और यदि धारा नहीं बह रही है तो वो परिपथ खुला परिपथ होगा, या खुला परिपथ कहा जाए तो समझ लीजिए धारा उसमें नहीं बह रही है। जो आप स्विच लगाते हो अपने घरों में, वह स्विच परिपथ को बंद करता है और खोलता है, दोनों काम करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम यह स्विच लगा दें, यहाँ पर एक स्विच लगा दें, ठीक, तो इस समय ये स्विच खुला है, धारा परिपथ में नहीं बहेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही इस स्विच को दबाओगे तो ये परिपथ हो गया बंद परिपथ, अब इसमें धारा बहने लगता है। तो जब भी कोई देखिए काम करते हैं तो कहते हैं स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करने का मतलब परिपथ को खोल दो, ऐसे, ताकि धारा न आए और जो भी उस पर हम काम कर रहे हैं वो काम कर लें। लेकिन अगर आपने कह दिया परिपथ को बंद कर दो, यानी स्विच को ऑन कर दो, तो फिर करंट आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, यानी धारा बहने लगेगा। तो एम्पियर ने ऐसे ही बंद परिपथ की बात की है। कहा कि अगर कोई बंद परिपथ है और उसमें धारा बह रही है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो किस पर निर्भर करेगा, या वह मान किसके बराबर होगा, इसी को लेकर के एम्पियर ने अपना ये नियम दिया था। तो चलिए हम देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम है क्या। पहले उस नियम को पढ़ते हैं, फिर उनके उस सूत्र को हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो एम्पियर ने क्या कहा था? देखिए, किसी बंद परिपथ, देखिए एम्पियर ने अपने नियम में सबसे पहले ही किसकी बात कर दिया? बंद परिपथ की। और अगर परिपथ बंद है तो धारा बह रही होगी। तो किसी बंद परिपथ के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय, चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय
रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, ठीक है। परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यही किरचॉफ का नियम है, ध्यान से समझ लीजिए। किरचॉफ ने अपने इस नियम में क्या कहा है। किरचॉफ का कहना है कि अगर कोई परिपथ बंद परिपथ है तो समझ लीजिए उसमें धारा बह रही है, यानी कोई बंद परिपथ है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा। क्योंकि किसी भी तार में जब धारा बहती है तो ऑस्ट्रेट के अनुसार उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अगर बंद परिपथ में धारा बह रही है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा वह परिपथ में प्रवाहित धारा तथा निर्वात की चुंबकशीलता दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो देखना इसी को मैथमेटिकली रूप में कैसे लिखें, तो इनका डिफिनीशन है बंद परिपथ को लेकर के जो बात इन्होंने कहा है, लेकिन इस बात को गणितीय रूप में क्या लिखेंगे वो ध्यान देना। समझो, मान लो कोई ये तार है और इसमें धारा बह रही है, समझना, इसमें धारा बह रही है, तो ये तार किस प्रकार का परिपथ होगा, बंद परिपथ। ये तार किस प्रकार का परिपथ होगा, बंद परिपथ, क्योंकि धारा बह रही है। अगर धारा बह रही है तो जाहिर सी बात है तार के दोनों सिरे कहीं न कहीं जाकर विद्युत स्रोत से जुड़े होंगे, तभी तो धारा बह रही है। तो अगर धारा बह रही है तो एकदम 100% ये कैसा परिपथ होगा, बंद परिपथ होगा, ठीक है। तो जब ये बंद परिपथ होगा और इसमें धारा बह रही है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र का, मान लो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बी, ठीक है। तो इस बी का रेखीय समाकलन, समझना, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश या अदिश। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि, सदिश या अदिश, हाँ सदिश। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। अगर एक चुंबक ले लो, ये चुंबक का एक सिरा है और एक चुंबक का दूसरा सिरा है, एक नॉर्थ है और एक, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो दिशा तो फिक्स है इसका ना, जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा फिक्स होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा फिक्स होती है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि था कि अदिश, सदिश, तो ई का होगा, ये भी सदिश होगा ना, इसकी भी तो दिशा फिक्स है। तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और जो राशि सदिश होती है उसके ऊपर तीर का चिन्ह, फर्स्ट ईयर में पढ़े हो कि जो राशि सदिश है उसको पहचान के लिए तीर का चिन्ह लगा दो ताकि पता चले कि ये राशि सदिश है। अगर तीर का चिन्ह नहीं लगाओगे तो अदिश हो जाएगी। तो ये सदिश राशि की पहचान है। तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, तो कैसे लिखेंगे, बी के ऊपर तीर का, तो ये हो गया वेक्टर बी,
कह रहा है इसका रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन क्या होता है? यानी किसी लंबाई के सापेक्ष इसका समाकलन करना क्या होता है? रेखीय। तो ये समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। और किसके सापेक्ष? लंबाई के सापेक्ष समाकलन करना। अब लंबाई कहाँ से आ गई इसमें? जैसे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र बना ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा बन रही है वृत्ताकार, इस वृत्त की अगर एक छोटी सी लंबाई ले लें dl, ठीक है, और ये भी क्या है? एक सदिश राशि है। ये भी क्या है? तो उस सदिश राशि के सापेक्ष जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेंगे? समाकलन, ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है रेखीय समाकलन। ठीक। और यह रेखीय जो समाकलन है, देखिए साफ लिखा है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का रेखीय, यहां तक हो गया। दूसरा है परिपथ में प्रवाहित जो धारा बह रही होगी वो धारा, और क्या है? निर्वात की चुंबक, निर्वात की चुंबकशीलता किससे प्रदर्शित होती है? म्यू नॉट से। तो ये हो गया म्यू, दोनों के गुणनफल के क्या होता है? ये समझ में आ गई बात? यही चीज इसमें बताई गई है, उसी के अनुसार हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। तो ये उस परिभाषा का क्या हो गया? गणितीय रूप। इसी को बोलेंगे एम्पियर के परिपथी नियम का गणितीय रूप हो गया। ये समझ में आ गई बात? जो एम्पियर ने अपने नियम में कहा था, उसी नियम को हमने यहाँ पर इस रूप में क्या किया? लिख दिया, जिसे आप कहोगे गणितीय रूप। समझ में आ गई बात? चलिए, अब इसे हमें प्रूफ भी करना है। अगर आता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, तो बस इतना लिख दीजिए। अगर आता है एम्पियर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप लिखिए, तो बस इतना लिख दीजिए। या आता है एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र लिखिए, तब भी इतना लिख दीजिए। लेकिन अगर आ जाता है कि एम्पियर के परिपथीय नियम से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, या उसके सूत्र का निगमन कीजिए, या उसके सूत्र को प्राप्त कीजिए, तब फिर आपको इसे प्रूफ करना भी पड़ेगा। ठीक है? तो प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ ध्यान देना इसका, यहां से हम प्रूफ इसका देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाएगा ये। ठीक है? प्रूफ के लिए देखो इधर, प्रूफ के लिए हम यहां पर एक अनंत लंबाई का चालक तार मान लेंगे। मान लेंगे एक चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है? अनंत है। और इस तार में आई एम्पियर की धारा बह रही है। ये जो तार है, इस तार में धारा का प्रवाह हो रहा है। कितने एम्पियर का? आई एम्पियर की धारा इस तार में बह रही है। अगर इसमें धारा बह रही है तो ये तार किस प्रकार का परिपथ? बंद परिपथ हो गया। ठीक है ना? तो जब ये धारा बहेगी तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है? तो तार से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर अगर यहाँ कोई बिंदु हो, ठीक है, तो इस बिंदु पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? अगर ये तार अनंत लंबाई का है और इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, तो तार से आर दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा? बताओ। देखो, एक टॉपिक आपने नोट किया होगा और उस टॉपिक को हम बता दें। आपने लिखा होगा सीधा धारावाही तार के निकट चुंबकीय, पढ़ा है ना? सीधा धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। जब आप इसको पढ़े होंगे तो इसका फॉर्मूला आया होगा। उस फार्मूले के आगे दो स्थिति पढ़े होंगे। उसमें एक स्थिति, पहली स्थिति यही है कि यदि तार अनंत लंबाई का हो, यदि तार अनंत लंबाई का हो, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया होगा। वहां कितना आया था?
बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, अच्छा सॉरी 4 पाई 2 आई बाई, वहां पर ए था यहाँ पे आर है, इसीलिए हम कहते हैं ना विशेष स्थितियां भी ध्यान दिया करिए, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है उसको। देखिए आया ना, तो इस P पर इस अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। क्लियर? चलिए देखिए, माना अनंत अनंत लंबाई के चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, मान लिया अनंत लंबाई का एक चालक तार है, इसमें आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तार से आर दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ठीक है जी, कितना होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर, ये होगा। इस तार के कारण आर दूरी पर जो बिंदु P है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा। सही है ना? चलिए अब देखिए, इस तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा, समकेंद्रीय वृत्त के रूप में। तार है ये, तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो कैसी बनेंगी, समकेंद्रीय वृत्त के रूप में। यानी जितने भी वृत्त बनेंगे सबका केंद्र कहाँ होगा, तार पर, तो उसको हम बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी कैसा बना होगा, समकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा। यहाँ लिखेंगे तार के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त की कल्पना करते हैं। ठीक है, आर त्रिज्या के वृत्त की क्या करते हैं, कल्पना। क्यों वृत्त की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो वृत्त के ही रूप में होता है, इसलिए हम आर त्रिज्या का वृत्त की कल्पना कर रहे हैं। और वो वृत्त कैसा होगा, देखिए ऐसे ही बनेगा ना, बोलिए ऐसे बनेगा। अच्छा, इस वृत्त, ये वृत्त ही समझ लीजिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो यहाँ पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ये यहाँ पर, उसकी दिशा क्या होगी, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ से तार को ऐसे पकड़िए तो अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को बताएगी। सही है ना? तो अंगुलियां इधर मुड़ी हैं, इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, होगी कि नहीं जी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। ठीक है, अच्छा इस बिंदु पर इस वृत्त का एक छोटा सा भाग ले लें
जिसकी लंबाई क्या है, dl, ठीक है, और उसकी भी दिशा किधर होगी, जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0। कितना एंगल बनेगा, क्योंकि B और dl दोनों एक दिशा में है, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0, ठीक है। तो लिखा है तार के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त की कल्पना करते हैं, ठीक है, जिसके या जिस पर बिंदु P क्या है, स्थित है। जब r त्रिज्या का वृत्त बनाओगे तो बिंदु P वृत्त पर ही होगा ना, क्यों, क्योंकि बिंदु P की दूरी क्या है, स्मॉल r है, और उसी त्रिज्या का वृत्त बना रहे हो तो बिंदु P भी उसी वृत्त पर होगा। तो जिस पर बिंदु P क्या होगा, स्थित होगा, ठीक है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B की दिशा तथा वृत्त के छोटे से भाग की लंबाई यानी dl की दिशा क्या है, समान है। दोनों की दिशा क्या है, जब समान होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो P के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उस कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान देना, एक छोटी सी लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, इतना है ना, तो पूरे इस dl 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 पूरे वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। तो सबको क्या करोगे, तो जोड़ने के लिए तो हो जाएगा वेक्टर B डॉट, यही होगा ना भाई। देखो ध्यान से, एक छोटी सी लंबाई पर dl लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है, तो ऐसे सभी इसके छोटे छोटे dl dl होंगे, सब पर ऐसे ही B B B B होगा। तो B dl को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए अब आगे देखो, इसको समझो, वेक्टर B डॉट dl को क्या लिख सकते हैं, B dl cos, पढ़े होगे फर्स्ट ईयर में, अगर दो सदिश डॉट के रूप में हैं तो इनका गुणनफल a b cos लिखा जाता है। तो उसी तरह यहाँ वेक्टर B और वेक्टर dl दोनों डॉट के रूप में हैं, तो इनको भी हम लिख सकते हैं B dl cos थीटा। वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, यहाँ देखो B dl, ठीक है, और यहाँ पर चूंकि थीटा का मान क्या है, तो cos 0 कितना हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर थीटा की जगह 0 रखोगे तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू तो बचेगा B D, इतना बचेगा, ठीक है। अब देखो, देखना ध्यान से, अब फिर लिखेंगे बंद सॉरी इंटीग्रल वेक्टर B डॉट बराबर, इसमें से B को बाहर कर देंगे। क्यों बाहर होगा जी, क्योंकि D के साथ L है, तो समाकलन L वाले टर्म का होगा, तो B अचर हो जाएगा बाहर। अब देखो, इंटीग्रल dl का मतलब वृत्त के एक छोटे से भाग की लंबाई कितनी है,
तो सभी छोटे छोटे डीएल को जोड़ोगे क्या बनेगा? वृत्त का परिधि बनेगा ना। वृत्त का क्या बनेगा? परिधि। तो ये वृत्त के परिधि को बता रहा है। यहाँ लिख लेना, चूंकि इंटीग्रल डीएल बराबर वृत्त का परिधि और वृत्त के परिधि का सूत्र 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई। समझ में आई बात? तो इतने का मान हो जाएगा 2 पाई आर। क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएल को क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है। और डीएल है क्या? वृत्त के एक छोटे से भाग की। तो वृत्त के एक छोटे से भाग की लंबाई डीएल है, और ऐसे जितने भी डीएल है समाकलन उनको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो सभी डीएल को जोड़ के समाकलन क्या बनाएगा? वृत्त। और वृत्त का वो क्या है? परिधि। तो इंटीग्रल डीएल का मतलब इस वृत्त का परिधि, और परिधि होता है 2 पाई। तो इसके जगह आप रख दोगे 2 पाई। तो देखो ये है बी, ध्यान देना ये बी है, और बी का मान यहां देखो निकला हुआ है। तो रख दो म्यू नॉट अपान 2 आई बाई आर, ये हो गया बी का मान। अब इंटीग्रल डीएल का मान ये है इंटू 2 पाई हो गया। अब देखो आर से आर, पाई से पाई, 2 दूना 4 से 4 कट गया ना। तो अब जो बचा है यहां देखो, इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट बराबर म्यू बचा, और तो म्यू नॉट इंटू आई, यही सूत्र था ना। तो प्रूफ हो गया। इसी सूत्र को प्रूफ करना था। देखो यही एम्पियर का परिपथी नियम था। तो अगर प्रूफ करने के लिए आएगा तो ऐसे आप उसको प्रूफ करोगे। ठीक है? क्या करोगे? एक अनंत लंबाई का चालक तार लोगे, और तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लोगे, और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको पहले से पता है। कितना? म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई बाई, इतना पता है। फिर जितनी दूरी पर बिंदु लोगे उसी दूरी के त्रिज्या मानकर एक वृत्त बना लोगे तार के चारों ओर। ठीक है? और उस बिंदु जो होगा वो उसी वृत्त पर स्थित हो जाएगा। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उस वृत्त के एक छोटे से भाग की दिशा, डीएल की दिशा समान हो जाएगी। तो थीटा हो जाएगा 0। ठीक है? तो एक छोटे से भाग पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो पूरे डीएल भाग पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो उसके लिए क्या करोगे? समाकलन। और जब समाकलन ये करोगे तो फिर इसको इसका फॉर्मूला लिख दोगे, फिर काश थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दोगे। अब आगे प्रोसीजर ऐसे करते चले जाना, आ जाएगा। ठीक है ना? नोट कर डालिए। चले देखें, अब एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम। कहाँ कहाँ पर हम एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला इनका जो अनुप्रयोग है, नोट करें, अनंत लंबाई के धारावाही, अनंत लंबाई के धारावाही बेलनाकार चालक के कारण चुंबकीय
क्षेत्र, ये इनका पहला अनुप्रयोग है। ठीक है, ध्यान रखना। अनंत लंबाई का अगर कोई धारावाही बेलनाकार चालक हो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अनंत लंबाई का कोई बेलन तो बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अनंत लंबाई के बेलन का एक छोटा सा भाग बनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यह एक अनंत लंबाई के धारावाही बेलनाकार चालक का एक छोटा सा क्या है, भाग है। ठीक, और ये धारावाही है, यानी इसमें धारा बह रही है, और यदि इसमें धारा बह रही है तो ये चालक किस प्रकार के परिपथ में होगा, बंद परिपथ में। मतलब इस बेलन का दोनों सिरा कहीं न कहीं जाकर विद्युत स्रोत से जुड़ा होगा, तभी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये बेलन का अक्ष है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के दो स्थितियां हैं। एक इस बेलनाकार चालक के बाहर और एक बेलनाकार चालक के अंदर, यानी ये अनंत लंबाई के बेलनाकार धारावाही चालक के कारण उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये भी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि अनंत लंबाई के बेलनाकार धारावाही चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्थितियां बनेंगी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की, एक चालक के बाहर और एक चालक के अंदर। ठीक है, तो हम पहले बेलनाकार चालक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अनंत लंबाई क्या लिखेंगे, अनंत लंबाई के धारावाही चालक का एक छोटा सा भाग पर या एक छोटे से भाग पर विचार करते हैं। ठीक है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के एक छोटे से भाग पर क्या करें, विचार करें। ठीक है, छोटे से भाग पर विचार करते हैं। इस भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की कितनी स्थितियां, दो। इस छोटे से भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने की दो स्थितियां हैं। अब दो स्थितियां कौन कौन है, पहला है क्या, बेलन के बाहर, तो लिखेंगे बेलनाकार चालक के बाहर। ठीक है, बेलनाकार चालक के बाहर। ठीक, यदि बेलन या बेलना चालक की त्रिज्या कैपिटल R तथा
उसमें प्रवाहित धारा कितना है, I है। यदि बेलनाकार, यहाँ देखिए चालक छूट गया है, यहाँ पर लिख लेना, बेलनाकार चालक की त्रिज्या कैपिटल R तथा उसमें प्रवाहित धारा क्या है, I है। मान लीजिए बेलनाकार चालक है, इसकी ये त्रिज्या क्या है, कैपिटल, और इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I है। ठीक है, I है। तथा बेलन के अक्ष से स्मॉल r, ये बेलन का अक्ष है और यहां से ये दूरी क्या है, स्मॉल r दूरी पर एक वाह बिंदु P है। ठीक है, जहां क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, यहीं पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। अब देखना ध्यान से, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस स्मॉल r त्रिज्या का बेलन के चारों तरफ एक वृत्त बनाना होगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे वृत्त बनाना होगा। मतलब समझिए, ये वृत्त क्यों बनाया गया, क्योंकि बेलनाकार तार होता है, ये भी तो बेलनाकार है, तो इसके भी चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, वृत्तीय होगा। तो इसका मतलब ये जो हमने बनाया है वृत्ताकार, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, अब इस बिंदु पर इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये होगी ना, हाँ ये होगी। और इस बिंदु पर वृत्त का छोटा सा भाग जो होगा dl, उसकी लंबाई इसी दिशा में होगी, तो थीटा का बनेगा 0। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके चारों ओर एक r त्रिज्या के वृत्त की कल्पना करेंगे। ठीक है, और बिंदु P उसी वृत्त पर होगा, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए, जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बिंदु P पर देखना ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो हम किसके नियम का प्रयोग करेंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम का। क्षेत्र एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करेंगे, और परिपथीय नियम है वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, यही होगा ना। अब ध्यान देना, इसका मान कितना होता है जी, B dl cos इक्वल टू, ये होगा, चूंकि थीटा कितना है, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, B dl बराबर म्यू नॉट। ठीक है, B को बाहर कर देंगे इंटीग्रल के, तो जब B बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, और इंटीग्रल dl का मतलब वृत्त की परिधि, और परिधि होता है 2 पाई बराबर म्यू नॉट। सही है, तो B बराबर का होगा, इसको उधर भेज दें, तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 पाई, और R उधर जाएगा तो हो जाएगा I बटा, यही हो जाएगा बाह बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर कोई बेलनाकार चालक है अनंत लंबाई का, तो उसके बाहर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, म्यू नॉट अपान 2 पाई I बटा R। ये बाहर की बात हो गई।
लेकिन अगर ये बिंदु P बेलन के कहाँ हो, अंदर हो, तो यहाँ पे दो संभावनाएं होंगी। एक, अगर धारा बेलन के पृष्ठ से जा रहा हो तब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, और यदि धारा पूरे बेलन के अनुप्रस्थ काट से होकर जा रहा हो तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। समझ में आ गई बात। यानी एक पहला वाला कह रहा है कि पृष्ठ से जाए, तो धारा पृष्ठ से कब जाएगा, जब किसी धातु की चादर को मोड़कर खोखला बेलन बनाया जाए, तो धारा केवल चादर से जाएगी और बीच में खाली रहेगा, तो धारा खाली वाले जगह से तो जाएगी नहीं। समझ में आ गई बात। और जब वही बेलन ठोस बना होगा तो धारा पूरे ठोस से जाएगी। समझ में आ गई बात। तो अंदर जब चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा तो हमारे पास दो संभावनाएं बनेंगी। अब वो दो संभावनाएं आप समझ गए। तो दूसरी जो स्थिति है, इसका दूसरा जो है वो देखिए, बेलनाकार चालक के अंदर बेलनाकार चालक के अंदर, ठीक है, और बेलनाकार चालक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने की कितनी संभावना है, तो लिखेंगे बेलनाकार चालक के अंदर चुंबकीय, ठीक है, क्षेत्र ज्ञात करने की दो संभावनाएं हैं। दो संभावनाएं हैं। अब दो संभावनाएं क्या क्या हैं। पहली संभावना देखना, पहली इसकी संभावना है ए है कि यदि धारा बेलनाकार चालक के सतह से प्रवाहित हो, यदि धारा, ठीक है, बेलनाकार चालक के सतह से क्या हो, प्रवाहित हो, तो जब धारा सतह से प्रवाहित होगी तो बेलन के अंदर धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, सतह से प्रवाहित हो तो अंदर धारा आई क्या हो जाएगा, अंदर धारा होगी ही नहीं। और जब धारा होगी नहीं तो एम्पियर के परिपथी नियम से, यहां तक नोट करिए फिर आगे बताएं, जल्दी नोट करिए। देखो समझो इसको, धारा का मान क्या हो गया, कब, जब धारा बेलन के सतह से जाए तो अंदर धारा क्या हो जाएगी, एम्पियर के परिपथी नियम को जब लगाओगे, एम्पियर के परिपथीय, ठीक है, नियम से, तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई होता है। तो आई का मान क्या है, तो जीरो हो जाएगा ना। तो बी बराबर क्या आएगा, बी भी क्या आएगा, भाई धारा नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र भी, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी अगर बेलनाकार चालक के सतह से धारा जाएगी तो बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, या यूं कहें
कि अगर कोई खोखला बेलनाकार चालक है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। उसी तरह से जैसे अगर कोई खोखला चालक हो तो उसके अंदर आवेश नहीं होता है तो विद्युत क्षेत्र 0 होता है। उसी तरह से अगर खोखला बेलन हो, ठीक है, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। अब देखिए, अब दूसरा जो स्थिति इसकी है, दूसरी जो संभावना है उसको ध्यान दो, बी वाला। यदि धारा बेलन के अनुप्रस्थ काट से होकर जाए, यानी बेलन यहां पर क्या है, ठोस है, ठीक है। यदि धारा बेलनाकार चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित हो, ठीक है। अब धारा अगर बेलन के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित हो तो ये बिंदु P अंदर है कि किसी दूरी पर होगा। मान लो ये दूरी कितना है, स्मॉल, तो इस R त्रिज्या का इसके अंदर एक गोला बना दो ऐसे, ठीक है। समझ में आ गई बात। इस स्मॉल R त्रिज्या का अंदर गोला बना दो। अब इस गोले पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी और इस गोले के छोटे से भाग की लंबाई होगी और दोनों सेम दिशा में होंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, हो गया ना। लेकिन अब हमें जानना है कि इस छोटे से गोले से कितनी धारा जाएगी, क्योंकि पूरे बेलन से धारा जा रही है I, ठीक है। तो छोटे से गोले से कितनी धारा गुजरेगी, तो देखिए छोटे से गोले से गुजरने वाली धारा कैसे निकालेंगे आप, पूरे इस क्षेत्रफल से, यानी पाई R स्क्वायर से धारा जा रही है I एम्पियर। समझना बात को, पूरे इस बेलन के इस अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो पाई R स्क्वायर होगा और उससे कुल धारा जा रही है I एम्पियर। तो एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितनी जाएगी, पूरे पाई R स्क्वायर से I एम्पियर जा रहा है, तो एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितनी धारा जाएगी। भाई यूं समझो, देखो ध्यान से, 10 रुपया में 20 आम, तो एक आम का दाम क रुपया, कैसे जाने, इस वाले में इस वाले से क्या किए। तो वैसे ही अगर इतने क्षेत्रफल से ये जा रही है तो एक क्षेत्रफल से I बटा पाई R ये हो जाएगा ना। जैसे 20 में इससे भाग दिए वैसे इसमें इससे भाग दे दो। समझ में आ गई बात। तो एक क्षेत्रफल से या एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो धारा जाएगी उसका मान हो जाएगा इतना, ठीक है। अब देखो, यदि बिंदु, या ऐसे लिखें, R त्रिज्या के क्षेत्रफल से प्रवाहित क्या धारा, R त्रिज्या के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा, वो धारा I तो होगी नहीं, I से अलग होगी, तो उसको हम लिख देंगे I डैश, और इस I डैश का मान क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित क्या धारा गुणे R त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल। समझो ध्यान से, हमें 50 आम का दाम निकालना है और दिया गया है 10 आम का दाम 20 रुपया। पूछा जा रहा 50 आम का दाम बताओ, तो पहले एक आम का दाम निकाल लो, कितना, 2 रुपया, और 2 से 50 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा। समझ में आई बात। उसी तरह से इतने से इतनी धारा जा रही है तो एक क्षेत्रफल से इतनी जाएगी,
तो इतने क्षेत्रफल से कितनी जाएगी, तो इसमें इससे क्या करेंगे, समझ में आ गया, नहीं समझे? तो वही चीज यहां लिखा गया है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा गुणे इस छोटे से वृत्त का क्षेत्रफल। तो एकांक क्षेत्रफल से जो धारा जा रही है वो कहाँ गया जी, ये है I बटा पाई आर, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, ये होगा, ठीक है। और यही निकल के आएगा आई डैश, पाई से पाई तो आई स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का दोनों पे दो दो घात है, देखो। तो ये हो गया छोटे से क्षेत्रफल से होकर जाने वाली धारा। तब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तब चुंबकीय क्षेत्र किसके नियम से, हाँ, एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो एम्पियर का परिपथीय नियम लगा देंगे। अब देखो, जब एम्पियर का परिपथीय नियम यहां लगाओगे, यहां देखना, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई डैश, क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल से आई डैश जा रहा है ना, हमें कुल आई का मान नहीं चाहिए, जो इतने क्षेत्रफल से धारा जाए, ठीक है। अब देखो, समझना है आपको, म्यू नॉट और आई डैश की वैल्यू ये है, आई स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का, और इधर देख लो क्या हो जाएगा, हाँ, बी डी एल कास होगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू और कास 0 की वैल्यू, तो बी को बाहर कर दो, ये हो जाएगा डी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर, सही है। अब इस इंटीग्रल डीएल का मतलब इस छोटे से वृत्त का परिधि, यही हुआ ना, तो इसका मतलब हो गया इस छोटे से वृत्त की परिधि, और परिधि होता है 2 पाई म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। देखना ध्यान से, आर से ये स्क्वायर कट जाएगा, 2 पाई इधर चला जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 2, ठीक है। और इधर बचा, और ऊपर बचा 8 ही, और नीचे बचा आर पे, तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगर धारा बेलन के अनुप्रस्थ काट से जाएगी तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाएगा, और सतह से जाएगी तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, नोट कर लीजिए।